ये है 32 वर्षीय सैम बैकमैन फ्रेड, जिन्होंने मात्र 8 सालों में अपने आप को जीरो से उठाकर 26 बिलियन डॉलर्स का मालिक बना दिया। लेकिन इनके एक ट्वीट ने मात्र इनको रातों रात पूरे के पूरे एम्पायर को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ इनको दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी सी एज में इतनी ज्यादा दौलत बना लेना, वो भी मात्र 8 सालों में, वाकई में एक हैरानी की बात और कमाल की बात है ना। अगर हमें कहा जाए कि इतनी सारी दौलत रखने वाला इंसान मात्र रातों रात गरीब हो जाए तो इस बात पर यकीन लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। लेकिन सैम के केस में एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर कैसे, कि सैम बैकमैन ने मात्र 8 सालों में आखिर कैसे बना ली, और मात्र इनके एक ट्वीट ने इनको कैसे गरीबी की गहराइयों में ढकेल दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब सैम बैकमैन ने MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और जेन स्ट्रीट नामक एक ट्रेडिंग फर्म में जॉब करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर उनके दिमाग में एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आता है, जिसकी मदद से वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। सैम को क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल मिल चुका था, जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन को खरीदकर उसको जापानीज मार्केट में महंगे दामों में सेल कर सकते थे। यह बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल था कि वह एक ही दिन में करीबन 25 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कर लेते थे, यानी कि बिजनेस कर लेते थे। जहां से कमाए हुए पैसों से सैम ने अलामीडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फर्म की निर्माण की। इस फर्म में उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कलीग्स को नौकरी दिया, जो सैम के साथ जेन स्ट्रीट कैपिटल में काम किया करते थे। जेन स्ट्रीट कैपिटल में जहां पर सैम काम किया करते थे, उनकी मुलाकात वहां पर एक और बंदे से हुई थी, या यूं कहें एक बंदी से हुई थी, तो आगे चलकर सैम की ही तबाही का एक जरिया बनने वाली है। इसका नाम था कैरोलाइन एलिसन। बहुत सुंदर नाम है ना। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो यहाँ पर सैम की कलीग होने के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, और सैम ने यहाँ पर अपनी ही गर्लफ्रेंड को उनकी अपनी ही रिसर्च सेंटर यानी कि अलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया था, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड को इस फील्ड का बिल्कुल भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। देख रहे हो, वक्त बलवान तो गधा भी पहलवान। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि अलामीडा रिसर्च का आखिर वर्किंग मॉडल क्या था। अगर सीधे सीधे बोलूं तो ये लोग अपने क्लाइंट को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराया करते थे। देखो, ये लोग अपने क्लाइंट या फिर अपने इन्वेस्टर से पैसा लिया करते थे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पैसा लेकर ये लोग उनको गारंटी देते थे कि वो लोग सालाना उनको 15% का इंटरेस्ट रेट रिटर्न देंगे, यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो 15% का प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक चीज काफी ज्यादा दिक्कत वाली थी, और वो जितने भी लोग अलामीडा रिसर्च चला रहे थे उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ना के बराबर था, यानी कि कम था या फिर था ही नहीं, आप बोल सकते हो। देखो, अलामीडा रिसर्च पर जितना लोगों का ट्रस्ट बन चुका था, वो सैम और उनके कलीग के एक्सपीरियंस से काफी बढ़कर था। आखिरकार इन 10 लोगों के ग्रुप ने अपने मिड-20s में ही बहुत सारे लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को दांव पे लगाकर रखा हुआ था। सैम को आगे बढ़ने की इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि 2019 में उसने अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली। अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताते चलता हूँ कि क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी की खरीदी और बिक्री हुआ करती है। अभी तक दुनिया में क्रिप्टो की हजारों करेंसी और बहुत सारे टोकन्स मौजूद हैं, जिनको सेल या फिर परचेस इन एक्सचेंजेस में ही किया जाता है। अलामीडा की इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो एसेट्स में हुआ करती थी, जिसके लिए उनको दूसरे एक्सचेंजेस में ट्रेड करने पड़ते थे। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए सैम ने FTX अस नाम से अपनी एक खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर दी। इसी के साथ अपनी खुद की FTT नाम से क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी थी। याद रखना, FTX एक एक्सचेंज का नाम है और FTT एक करेंसी है। अब क्योंकि लोग ऑलरेडी सैम की काबिलियत और उसके काम पर भरोसा किया करते थे और खुद उसकी कंपनी के काफी ज्यादा मोटे और तगड़े इन्वेस्टर थे, इसी वजह से देखते ही देखते FTX पर 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भरोसा करके अपने पैसों को FTX के अकाउंट में रखवा दिए और वहां पर पैसे रखवाने के बाद ट्रेड करना शुरू कर दिया। किसी भी एक्सचेंज का फायदा ये होता है कि जितनी भी ट्रेड्स होंगी उसका एक छोटा सा परसेंटेज एक्सचेंज को मिल जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने $10 की कोई ट्रेड की या फिर यूं कहे कोई करेंसी खरीदी, तो फिर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा करीबन $0.02 एक्सचेंज के पास चला जाएगा और उसको आप उनका एक फीस भी मान सकते हो।
सुनने और देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा कम लगता है, लेकिन जब दिन में 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड हो एक ही एक्सचेंज में, तो आप सोच सकते हो कि उनकी फीस कितनी बनती होगी एक दिन में। लेकिन सैम ने इसके बाद जो स्टेप उठाया वो सैम की लालच थी, जो कि उसकी तबाही का रास्ता बना था। सैम ने अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग की फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे, उनकी ट्रेडिंग फीस या तो माफ हो जाती थी या फिर उनकी फीस को बहुत ही ज्यादा कम कर दी जाती थी, यानी कि देखने मान्य। अब यहाँ पर FTT की खुद की कोई वैल्यू थी ही नहीं, लेकिन लोगों ने डिस्काउंट पाने के लिए FTT को खरीदना शुरू कर दिया और इसकी वजह से FTT की जो कीमत थी वो आसमान छूने लगी थी। इस चीज का फायदा यूजर्स ने तो उठाया ही उठाया, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ जानते हो? यानी कि FTX के मालिक सैम को, क्योंकि जिस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी वो अब $80 की सेल होने लगी थी। ये पूरी की पूरी FTX और सैम के लिए एक गोल्डन पीरियड जैसा था। हर जगह FTX के चर्चे थे, यहाँ तक कि मर्सिडीज F1 ने भी FTX को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया था। UC बर्कले स्टेडियम का नाम FTX फील्ड के नाम पर रख दिया गया था और मियामी में NBA स्टेडियम को भी FTX अरीना का नाम दे दिया गया था। इसके साथ साथ सैम को दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पे शुमार किया जाने लगा उस लिस्ट में। इन शॉर्ट क्रिप्टो की फील्ड से ताल्लुकात रखने वाला हर एक आदमी FTX और FTT का दीवाना बन चुका था। लेकिन यहाँ पर एक और बात थी कि ये जो खुशियाँ थी ना, ये ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी, लेकिन इन सभी चीजों का अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब यहाँ पर समझने वाली बात तो ये थी कि जितने भी लोग अपने जमा पूंजी या फिर अपने पैसे एक्सचेंज में रखवा कर वहाँ पर ट्रेड करते हैं, उनके पैसे वहाँ पर पड़े होने चाहिए। इसका मतलब जब भी वो लोग अपने पैसे विड्रॉल या फिर वापस निकालना चाहे, वो बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सके। और इसी मेन भरोसे के कारण लोग अपना पैसा एक्सचेंजेस में रखवा देते थे। लेकिन यहाँ पर बात ये थी, यानी कि दिक्कत ये थी कि एक साथ बहुत सारे लोग अपना पूरा पैसा निकाल नहीं पा रहे थे। या तो मार्केट क्रैश हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन की सूरत में लोग अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाकर लोगों को रखवाया हुआ पैसा सैम ने बहुत सारे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना और अपने अय्यासियों के लिए उड़ाना शुरू कर दिया। और ये सारा काम बहुत छुप छुपा कर किया जाता था। यहाँ तक कि FTX के एम्प्लॉय तक को इन सब चीजों की भनक नहीं थी, क्योंकि सैम को पता था कि कहीं उसकी इलीगल हरकत अगर लीक हो जाती तो उसको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता था। सैम का ये ख्याल था कि वो कस्टमर फंड्स के पैसे से ट्रेड करेगा, प्रॉफिट कमाकर कस्टमर फंड्स के पैसे वापस से FTX में डाल देगा। लेकिन शायद तक किस्मत उसका साथ, यानी कि सैम का साथ यहीं तक देने वाली थी। इसी दौरान अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसेट्स को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। और इन सब में भला आखिर क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रह जाती? लोगों का रखवाया हुआ पैसा सैम और उसके पार्टनर ने जहां जहां लगवाया था वो बुरी तरीके से डूब गए, यानी कि क्रैश हो गए। और इससे भी बुरी खबर यहाँ पर ये थी कि ये सारी की सारी खबर न्यूज एजेंसी तक लीक हो गई थी। सैम बैकमैन और उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि CEO कैरोलाइन ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक वीडियो कॉल के दौरान गलती से यह कह डाला कि FTX ने कस्टमर फंड के पैसे एलामीडा को ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर फंड्स के नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे तो FTX के कस्टमर्स के थे, जिन सभी पैसों को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। इस मामले के ऊपर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की गई और ये कहा गया कि सभी के पैसे सही सलामत मौजूद हैं और फिर किसी को भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन सारे मामलों को एक आदमी चुपचाप देख रहा था, जिसका इस पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और वह CZ यानी कि चेंग बेंग जाओ, जो कि बाइनेंस क्रिप्टो स्टोर का CEO है। जी हाँ, FTX का राइवल और सैम का बहुत अच्छा दोस्त। जब सैम FTX एक्सचेंज लॉन्च कर रहा था तो CZ ने इसमें अपना $500 मिलियन का शेयर डाला हुआ था। FTX जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सैम ने CZ को $2 बिलियन देकर उसका शेयर वापस से खरीद लिया। लेकिन ये $2 बिलियन US डॉलर में नहीं बल्कि FTT करेंसी में दिए गए थे, जो कि FTX की अपनी करेंसी थी। CZ ने ये FTT तब से संभाल कर रखी हुई थी और इनको कभी भी सेल नहीं किया था। सैम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो CZ को एक FTT दे रहा है या फिर एक टाइम बॉम्ब। CZ के पास इतनी ज्यादा अमाउंट में FTT थे कि किसी भी वक्त वो उनको एक साथ सेल करके सैम और उनके पूरे एम्पायर को तहस महस कर सकता था, क्योंकि इस किस्म की करेंसी की वैल्यू भले ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके खरीदार ज्यादा नहीं हुआ करते। लेकिन CZ ने ऐसा कभी भी नहीं किया, क्योंकि मे भी वो इतने सालों से सही वक्त का इंतजार कर रहा होगा। जब न्यूज में ये सारा का सारा मामला गर्म था, 6 नवंबर 2022 को CZ ने मात्र एक छोटा सा ट्वीट किया, जो कि पूरे के पूरे सैम के अंपायर को गिराने नहीं बल्कि तबाह करने वाला था। CZ ने पब्लिक ट्वीट में ये बोला कि FTX की करप्शन की खबरों पर
हमने अपने FTT टोकन्स को बेचने का फैसला किया है। अभी तक CZ ने अपने FTT करेंसी बेचे नहीं थे, लेकिन इस मात्र छोटे से ट्वीट ने पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के रोंगटे खड़े कर दिए। जिनके पास FTT थे उन्होंने उनको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर ने अपने पैसे एक्सचेंज से विड्रॉ करने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, पैसे विड्रॉ तो तब होंगे ना जब वहाँ पे पैसे मौजूद होंगे। सैम अब पूरी तरीके से फंस चुका था के पास CZ के कदमों में झुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। सैम और CZ के बीच कुछ बातें हुई जिसमें यह तय किया गया कि बाइनेंस अब FTX को खरीदने वाला है। लेकिन 2 दिनों के बाद CZ ने यू टर्न मारा और ट्वीट करके FTX को खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था सैम ने उससे ज्यादा ही काम को खराब कर दिया था। FTX को लोगों के 10 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स वापस करने थे, लेकिन असल में उनके पास 900 मिलियन डॉलर्स ही बचे हुए थे। यानी कि सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसों को यानी कि फंड्स को उड़ा दिया था, जिसकी वजह से सैम को बहुत भारी नुकसान हुआ था। फिर क्या था, 2 दिन पहले जो आदमी 26 बिलियन डॉलर्स का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट ने उसको 8 ट्रिलियन डॉलर्स का बैंक करप्ट और धोखेबाज साबित कर दिया। 11 नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार को मंजूरी दे दी और कहा FTX फॉर एलामीडा अब बैंक करप्ट हो चुकी है। इस पूरी की पूरी कहानी ने हम सबको ये सिखाया है कि जितनी आपकी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए, उससे ज्यादा अगर पैर फैलाओगे तो आपकी भी हालत सैम की तरह होगी। धन्यवाद।